अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। आती है और उन्हें रेस्ट करने को कहती है, लेकिन शान वापस से खिड़की की ओर देखने लगते हैं। मैं अभी आती हूँ, कहीं जाना नहीं, ठीक? शोभा ने शान को कहा और शान के कमरे छोड़कर शोभा परम को लेकर बाहर आती है और परम से कहती है, परम, प्रशांत के मस्तिष्क को आराम मिलना बहुत आवश्यक है। तुम एक कार्य करो, यहाँ कहीं आसपास कोई डॉक्टर हो तो उसे यहाँ ले आओ। वह उसे नींद आने के लिए एक दवा देगा, तब जाकर शांत हो पाएगा। उसी समय हम उसे यहाँ से लेकर घर निकलेंगे। यह जितनी देर यहाँ रहेगा उतनी ही ज़्यादा परेशान रहेगा। ठीक है माँ, परम ने कहा और रिसेप्शन पर जाकर डॉक्टर के बारे में पता कर डॉक्टर के पास जाकर उसे साथ ले शान पास चले आते हैं। डॉक्टर को देख शोभा शांत से कहती है, प्रशांत, तुम्हें अर्पिता को ढूंढना है न, तो उसके लिए तुम्हारा शांतचित्त रहना आवश्यक है। तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर हम अर्पिता को ढूंढेंगे, ठीक है? ताई जी, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। मैं आराम करने लगा। तो अर्पिता को कैसे ढूंढेगा? आप भी न यूं डॉक्टर को परेशान कर रही है। शान शोभा जी से बोले, जिसे देख शोभा शान को समझाते हुए बोली, अब तुम अपनी ताई जी से बात नहीं मानोगे? शान, आपकी तो मैं हर बात मानूंगा, ये भी मान लूंगा ताई जी। शान ने बात सुन शोभा ने परम की ओर इशारा किया तो परम ने डॉक्टर से नींद की दवा लिए बोला। डॉक्टर ने दवा का एक इंजेक्शन शान को लगा दिया, जिसके प्रभाव से वह जल्दी नींद में चले जाते हैं। डॉक्टर अभी यह नींद में है, 12 घंटे से पहले उठने वाले नहीं है। परम, धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चले जाता है तो परम शोभा टैक्सी कर शान को साथ लेकर लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। यूबी और पूर्वी दोनों शान को देख कहते हैं, सर को देख कर यकीन आता है कि वो इसके कोई एक रूप हो सकते हैं। यूबी पूर्वी को संभाल कर लेकर अपने घर के लिए निकलते हैं। वहीं शान का सर अपनी गोद में रखे उसे संभालते हुए शोभा प्रशांत के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होती है। दिन से रात हो जाती है और वो लखनऊ पहुंचने ही वाले होते हैं। शोभा जी कुछ सोचते हुए परम से बोली, इसे लखनऊ नहीं, घर लेकर चलते हैं। परम, किसी को किसी करनी का एहसास दिलाना बेहद जरूरी है। ठीक है माँ, परम ने कहा और ड्राइवर से वांदा निकलने को कहते हैं। वही शान की बेबसी टूटने लगती है, जिसे देख शोभा कहती है, परम, प्रशांत होश में आ रहा है, अगर वह जिद करे तो गाड़ी रोकना नहीं, घर जाकर ही रोकना, अब ठीक है? समझ गया माँ, परम ने कहा। वही शान अपनी आंखें खोलते एवं सामने शोभा जी को देख बोले, ताई जी, आप? अर्पिता मिल गई क्या? वो आ गई वापस? प्रशांत, बच्चा शांत हो जाओ, वो आ जाएगी, तुम धैर्य रखो एवं खुद को शांत करो, शोभा जी ने कहा, जिसे सुन शान उठते हैं, बोले, ताई जी, आना तो उसे पड़ेगा, वादा जो किया था उसने मुझे, लेकिन हम जा रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? शान ने खुद से गाड़ी में बैठे देख प्रश्न किया, जिसे सुन शोभा बोली, हम घर जा रहे हैं शान। अर्पिता घर ही तो आएगी, कहाँ जाएगी? ताई जी, ये आपने क्या किया? अगर उसे घर आना होता तो वो ये कदम क्यों उठाती? आप गाड़ी रोकिए, मुझे अभी वापस जाना है ताई जी, प्रशांत ने शोभा से कहा, जिसे सुन शोभा बोली, प्रशांत, खुद को संभालो, तुम्हें भरोसा है ना वो आएगी? तो जरूर आएगी, तुम दोनों एक दूसरे के जीवन हो, एक दूसरे की ताकत हो, जिसे कमजोर नहीं पड़ने दो। शोभा की बात सुन शान शांत हो जाते हैं और शोभा के कंधे पर अपना सर टिका लेते हैं। कुछ ही देर में प्रातः काल हो जाता है और सभी घर के सामने पहुंच जाते हैं। शोभा कमला को फोन कर दरवाजा खोलने के लिए कहती है। कमला घबराती हुई बाहर आती है। शोभा, प्रशांत और परम को इस समय वहां देख वो सांवलिया नजरों से शोभा की ओर देखती है, जिसे समझ शोभा कहती है, सब बताएंगे जीजी, लेकिन अभी अभी प्रशांत को रेस्ट करने दो, कहते हुए उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां लाइट्स ऑन। शांत, परम और शोभा तीनों चौंक जाते हैं। अर्पिता ने कमरे का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। चारों ओर शान से जुड़ी सारी चीजें उनसे संभाल रखी थी। शान की बचपन से उसे एक दीवार पर जीवंत ही कर दिया। उसके पास ही उसके कॉलेज की यादें और उसके साथ परम की शादी के में उनके साथ में खींचे गए कुछ फोटोज, सब खड़े सिल्के से सहेज लिए थे। उसने शान और पिता का नाम का एक स्टैंड सामने खिड़की पर ऊपर फिट कर दिया, जिसमें से मीठी आवाज कहती हुई हवा से जोर से बजने वाला एक
डेकोरेटिव पीस भी है जो जरा सी हवा चलने पर पूरे कमरे में एक सुंदर सा मोहक आवाज गुंजा देता। रूह को छूने वाली शांति सभी महसूस कर रहे हैं। कमरे में आते ईशान चारों ओर देखते हुए बोले, इस कमरे को हर चीज में अर्पिता की खुशबू और उसका प्रेम समाहित है। अब आप सब जाइए यहाँ से, मुझे मेरी पगली के साथ कुछ देर अकेले छोड़ दीजिए। जाइए यहाँ से, शान ने कहा। उसकी बात सुन शोभा ने सबसे इशारे में चलने को कहा। सभी बाहर जाते हैं और शान दरवाजा बंद कर लेते हैं। सबको यह देख शीला खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर चली जाती है। शोभा के पास जा कहती है, जीजी आप यहाँ अचानक से, आपने कुछ बताया भी नहीं और यूँ चली गई। और परम भी आया है। ऐसे हो, परम और प्रशांत अर्पिता दोनों ठीक है ना? उन्हें साथ लेकर नहीं आए आप लोग? पग फेरे की रस्म तो हो गई होगी ना? शीला की चेहरे की खुशी देख शोभा बोली, तुम जीत गई शीला। आखिर वही हुआ जो तुम शुरू से चाहती थी। तुमने स्वयं अपनी जिद में अपने बेटे की जिंदगी छीन ली। तुम्हें प्रशांत की परवाह है ना? तो कुछ देर बाद मिलना अपने बेटे से, जिनका जीवन तुमने खुद बर्बाद कर दिया। कहते हुए शोभा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। परम ने किरण को ये बताया कि अर्पिता भाभी पहाड़ी से स्लिप हो गई है और उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। शोभा ने भी सबसे यही कहने को बोला है। मैं कुछ समझी नहीं। परम तुम बताओ क्या हुआ है? जीजी क्या बोल रही थी, बताओ। परम एक सरसरी नजर शीला जी पर डाली और बोले, चाची माँ सिखाई बातें मुझे ये इजाज़त नहीं देती कि मैं आपसे गलत तरीके से पेश आऊँ, लेकिन आपने जो किया है उसका परिणाम आप खुद देख लीजिएगा। चलता हूँ, मेरी पत्नी वहाँ अकेली है। कहते हुए परम वहाँ से साथ आई हुई गाड़ी से लखनऊ निकल जाते हैं। शीला परम की बातें का अर्थ समझ नहीं पाती है। वह कमला की ओर देखती है। उसकी नजरें को पढ़ कमला से उसे कहा, क्या हुआ है शीला, जानना चाहती हो? जाकर अपने बेटे से पूछे जो अपने कमरे में है। जाओ। प्रशांत यहाँ है, अर्पिता क्यों नहीं आई जीजी? शीला ने पूछा। उसकी बात सुन कमला बिफरते हुए बोली, अर्पिता जब कभी आ भी नहीं सकती, मर चुकी है वो, कल चली गई है। तुम्हारे बेटे के जीवन से यही तो चाहती थी तुमने उसे जरूर कुछ कहा था, जिसका असर मैंने उसके स्वभाव में देखा था। हंसमुख और चुलबुली लड़की एकदम से खामोश हो गई। न ठीक से हंसना न ठीक से बोलना, बस कभी डाइनिंग तो कभी रूम में उसकी दुनिया थी। तुमने कुछ कहा उससे शीला, बोलो। कमला की बात सुन शीला सॉफ्ट हो जाती है। नहीं जीजी, मेरी बहू इतनी कमजोर नहीं हो सकती। वह मेरे बेटे से बहुत प्रेम करती है। वो छोड़कर कैसे जाना होता तो वह तभी चली जाती जब मैंने 1.5 महीने पहले उसे बोला था कि मुझे उसे चिढ़ होती है, नहीं अच्छी लगती है मुझे उसकी बातें, नहीं अच्छा लगता मुझे उसका चेहरा। वह कितनी भी खामोशी कोशिश कर ले, उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। वो मामा पूरे दिन कहते नहीं थकती थी, तो माँ की इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करती, चली क्यों नहीं जाती प्रशांत के जीवन से? वो चली जाएगी तो सब सही हो जाएगा। कहते हुए वो भावुक हो जाती। मुझे क्या पता था जीजी मेरी बेवकूफ़ी में कहे गए शब्दों को वो इतना गंभीरता से ले लेगी। मैं बेवकूफ़ थी, उस समय नहीं समझ पाई उसे और न जाने क्या कह गई। अब जब उसके आने का इंतजार कर रही हूँ तो वो नहीं आई, उसकी न होने की खबर आ गई। जीजी गलती हो गई मुझसे। कहते हुए शीला प्रशांत के पास जाती है और कमरे का दरवाजा खटखटाती है। प्रशांत बेटे दरवाजा खोल, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रशांत। शीला दरवाजे से ही आवाज देने लगती है, लेकिन शांत दरवाजा नहीं खोलते। शीला वहां से वापस आकर हॉल में ही बैठ जाती है और प्रशांत से बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद शोभा अपने कमरे से बाहर आती है और प्रशांत के कमरे की ओर बढ़ती है। प्रशांत बच्चा दरवाजा खोल, बहुत देर हो गई है तो दरवाजा खोल। प्रशांत फिर भी दरवाजा नहीं खोलते। प्रशांत बच्चे कुछ तो बोल, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? शोभा जी ने आवाज देते हुए पूछा। शान बस इतना ही बोले, कुछ नहीं ताई जी, मन है नहीं मेरे पास, और उठकर दरवाजा खोल देते हैं।
दरवाजा खुला देख शीला जी उठकर उसके दरवाजे के सामने आ जाती है। प्रशांत को देख शीला और शोभा दोनों ही चीख पड़ती। उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं, आंखों के रंग तो छुप ही गया है। बाल को पूरे बिखरे हुए और कपड़े अस्त व्यस्त। प्रशांत बच्चे, क्या हाल कर लिया है तुमने, संभालो खुद को, शोभा ने कहा। जिसे सुन शान बोले, संभालू मैं खुद को कैसे और क्यों? मेरी पत्नी ने माँ और आपके और घर के मान के बारे में सोचकर ये कदम उठा लिया, और मेरी माँ ने इतनी जिद पूरी करने के लिए उसके मान को ठेस पहुंचा दिया। मेरा क्या ताई जी, मेरे बारे में किसने सोचा? ना ही माँ ने और ना ही पत्नी ने। और तो और उनकी एक ख्वाहिश भी सुन लो आप, डायरी में लिख कर गई है, मैं चित्रा से शादी कर लूँ, क्योंकि चित्रा मुझसे प्रेम करती है। लेकिन मेरा क्या ताई जी, आप बताइए ना, मेरा क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब उसने पहले से सोच रखा था। देखो, मेरे लिए स्वेटर भी बुन कर गई है, वो भी मेरे पसंदीदा रंग का, शान ने कहा। जिसे सुन शीला के साथ साथ शोभा भी शॉक्ड हो जाती। डायरी कहाँ है, दिखाओ मुझे, शोभा ने कहा तो शान ने उसके हाथ पकड़ी डायरी शोभा की ओर बढ़ा दी। शोभा ने डायरी खोली और अर्पिता की लिखावट पहचान कर पढ़ने लगती है। शान, आप ये डायरी पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यह है हम आपके साथ होकर भी नहीं है। हम आपके हृदय में तो है, लेकिन इस संसार में नहीं है। हम जानते हैं आप बहुत दुखी हैं, हमसे नाराज भी होंगे, इतना कि आपका मन कर रहा होगा कि बस एक बार सामने मिल जाए फिर बताता हूँ। तंग करना किसे कहते हैं? लेकिन शान, सच कहे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा साथ चलने के रास्ता शुरू होते होते ही खत्म हो जाएंगे। हमें इतना पता है कि शान, आप हमारी तरह मजबूर नहीं हैं, खुद को संभाल सकते हो। हमने जो किया उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा शान, कोई अन्य मार्ग शेष नहीं था हमारे पास। आपको पता है, हम आपको छोड़कर कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन उससे सब बड़ी माँ को दोष देते, बोलते उन्हें ही शौक चढ़ा था बेटे का प्रेम विवाह करने का। अब देखो, लड़की घर छोड़कर चली गई, जो अब एक बार अपनी मर्जी से प्रेम कर सकती है, उसके लिए दोबारा ये सब करना कौन सा मुश्किल है? कोई मजबूरी नहीं होगी उसकी, इसका मन भर गया होगा इसलिए चली गई। अब आप बताइए कि हमें क्या ये सही होता? हमारे प्रेम के लिए, बड़ी माँ के अटूट विश्वास और उनके मान के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है हमारे लिए। हमारा विवाह कराया, हमें स्वीकार किया, हमारे साथ हर कदम पर खड़ी रही। हम स्वार्थी बन उनके मन को ठोकर मार कर चले जाते। नहीं शान, आपकी अर्पिता से ये नहीं होता, दूसरा विकल्प नहीं था शान। लेकिन माँ का कहा कैसे टालते हम? उन्होंने हमसे कहा कि हम उन्हें पूरे समय माँ कहते हुए घूमते रहते हैं। अगर सच में हम माँ मानते हैं तो क्यों नहीं करते हैं जो चाहती है शान की अर्पिता का शान को छोड़कर चली जाए, तोड़ दे सारे वादे जो आपसे विवाह करते समय लिए हैं, आपका मान सम्मान सदा बनाए रखने का वचन। अब आप ही बताओ शान, क्या करते हैं हम आपसे हमेशा कहते कि अर्पिता अपनी सास से छोड़ सकती है, लेकिन शान को नहीं, तो कैसे आपको छोड़कर कहीं और चले जाते? और मान लीजिए अगर हम चले जाते तो क्या आप हर संभव प्रयास करते हमें ढूंढने को? ऐसा होता तो कहानी फिर वहीं शुरू होती, न माँ हमें स्वीकार करती और न आप हमसे बात करती। माँ कहती हमने उनके बेटे को उनसे छीन लिया है। हम उन्हें कैसे यकीन दिलाए शान? हमने आपको छीना नहीं, इस विवाह पर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। उनके बेटे तो आप हमेशा से ही हो और आगे भी रहोगे। नहीं है उनके हमारी बातों पर यकीन, नफरत करती है वो हमसे, बेतफा नफरत। शान, हम समझते थे प्रेम और परवाह से हम सब ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम गलत थे। सब आपकी बड़ी माँ और हमारे पापा के तरह नहीं होते, नहीं लगने देते सकते हम कोई दाग बड़ी माँ और आपके दामन पर, हमारे पवित्र प्रेम पर। इसीलिए यही बेवकूफ़ी समझ में आई हमें तो। वैसे आपकी पगली है, थोड़ा पागलपन करना तो बनता है शान। देखो, गुस्सा मत करना, बस आपका गुस्सा आपको जख्म देकर ही जाता है। शान सुनो, आप अकेले ही रहना। एक राज की बात बताएं, हम आपको कोई और भी जो आपको एक तरफा बेथपा प्रेम करता है
उसके प्रेम को स्वीकार कर लेना आप। हमें ये तसल्ली रहेगी आप जीवन में इस लंबे पथ पर अकेले नहीं हैं। चित्रा मिलकर आपके जीवन में रंगों को ले आएगी। हमारी इतनी सी जीवन विनती मान लेना। हमारे शादी से पहले वो आपसे प्रेम करती थी, लेकिन हमारे प्रेम की वजह से वो भूल गई और अपनी खुशी में आगे बढ़ जाइएगा सान। तुम्हारी पगली जो सच में बदकिस्मत है। डायरी पर शोभा शांत से बोली, ये सब क्या है प्रशांत? ये लड़की इतनी पगली क्यों निकली? क्यों? ताई जी, पगली हो तो इसके बारे में सोचा, लेकिन खुद के बारे में सोचना भूल गई। इतना विश्वास इससे इतनी बात मान लूँगा। पगली है क्योंकि भावनाओं में बंधी है। पगली है क्योंकि दिल से सोचती है। दिमाग से सोचती तो क्या जरूरत थी इसे माँ की कोई बात मानने का? क्या जरूरत थी उसे माँ का साथ अपना रिश्ता सिद्ध करने का? क्या जरूरत थी उसे सुसाइड करने की? कहीं भी चली जाती, लेकिन नहीं, आत्महत्या की, वो भी इस तरह से ताकि हम बात संभालते हुए लोगों से कह पाए उसके साथ दुर्घटना हो गई जिससे वो चली गई। लेकिन नहीं, वो गई नहीं है। मुझे विश्वास है वो आएगी, एक दिन जरूर आएगी। वह साहसी और एक फाइटर है, यूं ही गिरकर मुझसे दूर नहीं हो सकती, शान ने कहा। जिसे सुन शोभा जी बोली, अगर नहीं आई तो प्रशांत? वह जरूर आएगी ताई जी। दिन, सप्ताह, महीने, साल, दशक या सदियों समय कितना भी लगे, लेकिन आएगी। प्रशांत की ये बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। अब तो तुम्हें देख मुझे भी डर लग रहा है, शोभा जी ने परेशान सी घबराते हुए बोली। जिसे सुन शान मुस्कुराते हुए बोले, ये इसकी राय है ताई जी। इतनी सी आसान होती तो मीरा विष का प्याला पीने पर विवश न होती। राधा रानी यूं बावरी हो कृष्ण को न खोजती। मेरे मामले तो उल्टा ही हो गया। यहाँ मेरी राधा छुप गई, अब उसके कृष्ण को उसे ढूंढना है। कहते हुए प्रशांत अंदर गए, वहां से अपना गिटार उठाया और बाहर आकर शोभा से बोले, यह न समझना आपकी मैं पगला गया हूँ। नहीं ताई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपनी मंजिल की तलाश निकल रहा हूँ। जब मंजिल मिल जाएगी तब खुद ब खुद वापस आऊंगा। कहते हुए शान घर से निकल जाते हैं। शोभा और शीला के सामने मुस्कुराने का अभिनय कर घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन घर के बाहर आकर उनके आंसू फिर से झलक पड़ते हैं। जिन्हें पूछ वो मन ही मन कहते हैं, अपू मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कहाँ है, तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी वजह से हमारी फैमिली दुखी नहीं होनी चाहिए। अपना दर्द, अपनी तकलीफ अब मैं अकेले ही झेलूंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। जब तुम मिल जाओगी तब तुमसे पूछूंगा, ये करके तुम्हें मिला क्या? पूछूंगा कैसे इश्क है तुम्हारा, जिसे प्रेम करती हो उसे ही रुलाती हो। कहते हुए शान वहां से मुसाफिर की तरह निकल जाते हैं। रास्ते का मुसाफिर हूँ, मुझे मंजिल की तलाश है, भटकता फिर रहा हूँ तेरी गलियों में, कहीं तो मिलेगी मुझे यही एक आस है, अब जहाँ मुझे ये किस्मत ले जाए अर्पिता। कहते हुए शान एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता। ट्रेन चलती जाती है और शान खामोश से गिटार और पायल दोनों साथ ले बिन टिकट के एक सीट पर बैठे होते हैं। क्या ये बजाना आता है आपको? गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने शान से प्रश्न किया। शान ने उसे देखा और बोला, हाँ। व्यक्ति, मुझे सुनाओगे? शान ने घूरते हुए कहा, नहीं, ये सिर्फ मैं शौक के लिए बजाता हूँ, किसी की फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं। व्यक्ति, मन से परेशान लग रहे हो, कोई अपना छोड़ कर चला गया है शायद, इससे आपको क्या? व्यक्ति, आवाज में इतना दर्द। उसकी बात सुन शान इरिटेट हो उठकर वहां से कहीं और जाने के लिए बढ़ जाते हैं तो उसके गोद में रखी पायल नीचे गिर जाती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए बिन इरिटेट हो आगे बढ़ जाते हैं। वह व्यक्ति पायल पड़ी देखता है तो उसे उठाते हैं सोचते हुए वो आगे बढ़ता है, शायद उसके किसी अपने की है। सुनो, अरे गिटार वाले लड़के, सुनो तो, तुम्हारी यह अनमोल चीज गिर गई है, इसे तो लेते जाओ। आवाज सुन शान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसी व्यक्ति के हाथ में पायल देख घबराते हुए उसके पास आया और हाथ में लेते हुए बोला, धन्यवाद आपका, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में ज्यादा कुछ नहीं, आपकी इच्छा तो पूर्ण कर ही सकता हूँ। चलिए मैं आपको गिटार की धुन सुनाता हूँ। कहते हुए शान वापस उसी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। तो फिर छेड़ो कोई सूर भरा तराना, व्यक्ति ने कहा और शान की ओर देखने लगता है। शान ने अर्पिता की पायल उसके दाएं हाथ में पहनी और आंखें बंद कर गिटार पर धुन छोड़ गुनगुनाने लगते हैं। वे शान अपनी उंगलियों को रोकते हैं, उनकी बाहर आंखें भर चुकी है, जिसे वो धीरे से पोंछ लेते हैं।
उनके कानों में तालियों का स्वर गूंजते हैं। वह अपनी नजरें ऊपर करते हैं तो देखते हैं ट्रेन में मौजूद कुछ व्यक्तियों की आंखें नम हो चुकी है और कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट है। हुई तो कुदरत का नियम है, दिल में निकली आवाज सीधे दिल को बनती ही है। शान के दिल का दर्द उसके गायन में शब्द के जरिए जरा से बाहर निकला और लोगों का हृदय को भेद गया। बहुत दर्द है जीवन में, उस व्यक्ति ने कहा। जीवन है कहाँ? शान ने दो टूक जवाब दिया। व्यक्ति, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हो, ये नहीं पूछूंगा, सीधी बात पूछता हूँ। आवाज अच्छी और सुर की भी समझ है, मेरे साथ कार्य करोगे? करना क्या होगा? व्यक्ति, ज्यादा कुछ नहीं, शिमला में एक संगीत एकेडमी है, 100 कभी यहाँ तो कभी वहाँ होते ही रहते हैं। बस मेरी एकेडमी के छात्रों के ग्रुप के साथ जाना रहेगा और उन्हें गाइड करना पड़ेगा, कभी कभी परफॉर्म भी करना पड़ेगा। किस्मत की डोर थामे निकल पड़ा हूँ, जहाँ ये किस्मत ले जाए वही होगा अपना बसेरा। मुझे मंजूर है, शान ने कहा। अब तुम्हारे मन के एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूँ। मेरा कार्ड है, इसे पढ़कर तुम खुद ही समझ जाओगे। शान, पहचान की जरूरत व्यापारी को होती है, मुसाफिर को नहीं। हम तो पहले से लूटे बैठे हैं, हमारे पास खोने के सिवा गम के कुछ नहीं। चंद लाइनों में दिल का जवाब बयां करके हुनर बखूबी आता है आपको। चलो फिर भी मैं नाम तो बता देता हूँ। मशहूर संगीतकार आनंद कुमार का असिस्टेंट हूँ। नाम है मेरा अभिनव कुमार उर्फ अभी। अभिनव की इस बात पर शान ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो बस यूं ही खिड़की के बाहर की ओर देखते रहते हैं। अभिनव, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शान, आवारा। अभिनव, ये कैसा नाम हुआ भला? शान बेरुखी से, नाम में क्या रखा है आप? कतरदान हुनर के लगने हैं, नाम जो चाहे आप रख लें। अभिनव मुस्कुराते हुए, वेरी इम्प्रेसिव। तो फिर तुम्हारे किरदार के हिसाब से शान नाम जच रहा है आप पर। नाम सुन शान की आंखें भर आती है। उनकी आंखों के सामने अर्पिता का चेहरा घूम आता है। नहीं, शान जैसी शान अब रही नहीं अपनी, आप कोई और नाम से बुला लीजिए। अब न, फिर तुम ही बता दो भाई। शान बताया तो मैंने। आवारा, भाई क्यों मेरी बेइज्जती कराओगे? अपने छात्रों को क्या बोलूंगा कि ये टीचर आवारा है? अभिनव ने कहा। शान, अगर गहराई से सोचो तो यहाँ हर कोई आवारा ही है। ये अलग बात है कि इसे समझते कम लोग हैं। क्या बात नाम की हो रही है तो आपको समझ आए वो रख लो, बस शान नहीं। अभिनव, ठीक है भाई, तो फिर आपका नाम अजय, क्योंकि आपसे मैं नहीं जीत पाया और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जीत पाएगा। बातों में इतनी तेज धार का हुनर और किसी के पास नहीं होता, इसीलिए तो मैं आवारा हूँ, शान ने संक्षेप में कहा और खिड़की की ओर वापस से देखने लगे। दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाता है। अभिनव के साथ मिलते मिलाते हुए वो शिमला पहुंच ही जाते हैं और वहीं खामोशी से अपने कार्य में लग जाते हैं। अभिनव उसे रेंट पर रूम देता है और साथ ही एक कुक भी अपॉइंट कर देता है। शान एकेडमी में जाकर वहाँ बच्चे से मिलते हैं, उनसे परिचय कर वो उन्हें कुछ बारीकियां बताते हैं। वहीं वापस आने पर वो अपने सोशल अकाउंट पर अपलोड अर्पिता की फोटो निकलवा कर उसका एक बड़ा सा पोस्टर बनवाकर अपने बेड के सामने की दीवार पर लगा देते हैं। बातें करते भी कहते हैं, आज तुम्हें देखे हुए मुझे पूरे 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट हो चुके हैं। मुझे पता है तुम इस जहां से किसी भी कोने में बिल्कुल ठीक हो, मेरे पास नहीं आ रही हो, क्योंकि हमेशा से ही कहती थी ना शान, तुम्हें छुपना नहीं आता। जिस दिन हम छुपेंगे ना, आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन हम नजर नहीं आएंगे। और देखो आज तुमने वैसा कर दिखाया, तुम छुप गई हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ अर्पिता। खैर, देखने की ये लुका छिपी कितनी लंबी चलती है। वो वहीं बैठकर अर्पिता को याद करते हुए गुनगुनाने लगते हैं। 2 महीने व्यतीत हो जाते हैं। मसूरी में युवराज और पूर्वी उसी क्लिप पर विकेट के लिए आए हैं। पूर्वी के अचानक से पेट दर्द की शिकायत होती है तो युवराज उसे लेकर अपने गांव के वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। युवी, प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी प्रणाम। युवराज, बेटे क्या हुआ? बिटिया ठीक तो है? अब तो 7 महीने पूरे होने को है। युवी, हाँ काका, वो बस इसे पेट दर्द हो रहा है तो इसीलिए अभी आपके पास आना पड़ा। कोई बात नहीं, इस अवस्था में ये समस्या आती रहती है। मैं जड़ी बूटी लाकर दे रहा हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो,
वेद जी ने कहा और वो अंदर चले जाते हैं। बैठक से कुछ कदम दूर पर एक कमरा होता है जिसमें पर्दा टंगा है। हवा के जोर से वो पर्दा कभी कभी उड़ जाता है, जिस कारण हल्का हल्का अंदर का दृश्य नजर आ जाता है। अंदर के तख्त पे पड़ा है, उस पर कोई मूर्छित पड़ा हुआ। पूर्वी का ध्यान उस पर जाता है तो संघर्षी उसके बारे में जानने का जिज्ञासा उसके मन में जागती है। वो थोड़ा और ध्यान देती है, उसके नजर में उस व्यक्ति का पैर पड़ जाती है। एक पाजेब उसे नजर आती है तो उस पायल को देखती है तो कुछ जानी पहचानी लगती है। वह यूबी को कहती है, यूबी अंदर जो कोई भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानती हूँ। यूबी जानती तो होगी ना, इतने दिनों में यहाँ आते जाते रहे हैं तो वेद जी के परिचय का ही कोई होगा। नहीं यूबी, मुझे लग रहा है ये वेद जी का परिचय का नहीं है। हाँ बिटिया, ये मेरे परिचय नहीं है। ये मुझे 2 महीने पहले पास की पहाड़ी की तलहटी से औषधियों और जूटी बूटियों से ढूंढते समय एक पेड़ पर बेहोश लड़की हुई मिली थी। पहले तो मुझे लगा कि इसे आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन जब मुझे ध्यान से देखा तो ये शरीर पर पड़ा स्वेटर और उसकी साड़ी का पल्लू दोनों एक पेड़ की टहनी में उलझ गए थे। उसके वजन नियंत्रित किए था। देखकर लग रहा था कि ये ऊपर पहाड़ी से गिरी है। न जाने कौन सी शक्ति ने इसे बचाया है। इतनी ऊपर से और इतने वेग से गिरने के बाद भी ये नीचे जमीन पर नहीं पहुंची। अगर जमीन पर गिर जाती तो उसका बचना असंभव होता। पहाड़ी से अर्थात ऊपर क्लिक से 2 महीने पहले ये आपको मिली यूबी अर्पिता मैम। ये अर्पिता मैम है, हमें देखना चाहिए, कहते हुए पूर्वी होले से उठी और युवराज से सहारा लेकर अंदर चली जाती है। अंदर का दृश्य देख वो खुशी से चीखते हुए कहती है, यूबी ये अर्पिता मैम ही है। देखो सर का विश्वास जीत गया। वो कह रहे थे वो वापस आएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। युवराज देखो ना मेरी मैम अर्पिता मैम, जिन्होंने हमें एक कम करने में हमारी मदद की। कहते कहते पूर्वी की आंखें भर आती है। वो अर्पिता के पास आती है और कहती है, मैम आखिर आप मिल ही गई और आपने शादी भी कर ली। अब से सर को बताऊंगी आप मिल गई है, फिर वो यहाँ आ जाएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। पूर्वी खुशी खुशी में कह गई, जिसे सुन वैद्य जी बोले, अच्छी बात है बिटिया कि आप इन्हें जानती है, लेकिन ये अभी बहुत गहरी नींद से सो रही है, इतनी गहरी कि 2 महीने से जगी नहीं है। जिसे मुझे मिली वैसी ही है, एवं इन्हें जगाना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिनों पहले इनकी नब्ज चेक की, जिसमें मुझे उसके गर्भ से होने का आसार नजर आ रहा है। शिशु के पूर्णतः स्वस्थ रहकर जन्म लेने के लिए इनका जागना जरूरी है, नहीं तो गर्भस्थ शिशु समय के साथ किसी विकृति के साथ जन्म ले सकता है। काका, ये तो अच्छी खबर सुनाई है आपने। इनकी दवा और दुआ दोनों ही इनका प्रेम है। इनके पति इनके पागलों की तरह ढूंढ रहे थे उस दिन और अब भी उसी उम्मीद में होंगे और उनकी पत्नी आएगी। यूबी प्रशांत सर का नंबर नहीं है, आप मुझे फोन दीजिए, पूर्वी ने कहा। यूबी ने अपना फोन आगे बढ़ाया तो पूर्वी अपने सोशल अकाउंट से शान को अर्पिता का पता चलने का संदेश भेज देती है, लेकिन शान तो सब में तौबा कर चुके हैं। वो फिलहाल किसी सोशल साइट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपना फोन भी उन्होंने बंद कर ड्रॉअर में रख दिया है। कोई जवाब न देख पूर्वी बोली, यूबी आप एक काम करिए ना प्लीज, लखनऊ चले जाओ और वहाँ मेरी एकेडमी में प्रशांत सर के कांटेक्ट कर उन्हें अर्पिता मैम के बारे में बताना। उनसे कहना कि उनकी पत्नी और एक गुड न्यूज दोनों उनका इंतजार कर रहे हैं। यूबी ठीक है, तुम कह रही हो तो अवश्य चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, और घर से अकेले टहलने नहीं निकलना। यूबी ये खबर सुन मैं कितने खुश हूँ बता नहीं सकती। मन कर रहा है अभी खुशी से मैम के गले लग जाऊं, लेकिन वो तो कोमा में है। आप प्लीज जाइए, आपने जो कहा है मैं सारी बातें मानूंगी, आप जाइए, लेकिन जाने से पहले मैम को हमारे घर ले चलिए। काका हम ले जा सकते हैं ना मैम को, पूर्वी ने वेद जी से पूछा। वेद जी ने सदे हुए शब्दों में कहा, हाँ ले जा सकती हो, बस कुछ औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ हैं जो उनकी देह पर नियमित लगाते रहना है, जिससे इनके शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्वों को पूर्ति होती रहे। जी काका, इसका मैं ध्यान रखूंगी, नहीं तो फिर आप हैं एक निश्चित समय आकर मेरी सहायता कर दिया करे, पूर्वी ने कहा। तो वेद बोले, हाँ बिटिया, अब भला बिटिया की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। ठीक है चलो, कहते हुए यूबी ने अर्पिता को उठाया, पूर्वी के साथ उसे वहां से अपने घर ले आता है।
घर के अवधि कक्ष में उसे ठहरा देते हैं और स्वयं आवश्यक चीजें ले लखनऊ के लिए निकल जाता है। शिमला में शान बच्चों के दूर के लिए रियाज कर रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के स्थान पर गंभीरता है। शान पूरी तरह बदल चुके हैं। उनका स्वभाव आदतें दोनों पहले से भिन्न हो चुकी है। मस्त मेला। शान अब धीरे गंभीर हो चुके हैं। मुस्कुराहट तो उनके चेहरे पर अब आती ही नहीं। यहाँ तक कि अल्फाज भी अब व्यर्थ में नहीं जाया करते। अजय को सब केवल संगीत की क्लास में ही बोलते हुए देखते हैं। उससे इतर तो उनकी आंखों से ही लोग डरने लगते हैं। रही सही कसर जुबा से लरकते अल्फाज पूरी कर देते हैं। बात करने का अंदाज भी बदल चुका है क्योंकि अब शान होकर अजय बन चुके हैं। वो अजय जो अजय है, ये प्रकृति का स्वभाव है। जिसके बारे में इंसान जान नहीं सकता है, उसके बारे में जानने के लिए ही इंसान लालयित रहता है। शान से अजय तक के सफर में मिले दर्द को प्रशांत अपने मन में ही दबाए है। वह दर्द जो हर शाम इनके रेटेंड रूम में इनकी पगली के सामने निकलता है। शान, आज का अभ्यास समाप्त हुआ। कल नियत समय पर सभी छात्र क्लास में ही मिलेंगे। नियत अर्थात नियत। 1 मिनट की देरी मुझे स्वीकार नहीं। अब कोई आए ना आए तो देर से आऊंगी। आखिर इस एकेडमी के मालिक की बेटी हूँ। क्यों ना आऊं देर से, मेरा आना तो बनता है। एक अल्हड़ और जिद्दी 18 वर्ष की लड़की ने फुसफुसाते हुए अपनी दोस्त दिया से कहा। शान ने उसे फुसफुसाते हुए देखा तो बोले, दिया, लीव द क्लास नाउ। दिया, वह मिस्टर अजय, दिस इज माई फादर्स एकेडमी। अजय एक और टीचर मालिनी की ओर देख बोले, कॉल द मिस्टर अभिनव राइट नाउ। शान की बात सुन टिया घबराते हुए बोली, सॉरी मैं अभी बाहर जाती हूँ। क्या टिया अपना बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। उसकी बात की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे ऑटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।